हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। उस चैप्टर में हमने क्या किया था? हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ लिया था, कुछ टेबल्स पढ़े थे। उस टेबल्स में हमने आपको कहा था जो डायमेंशंस लिखे हुए वो आपको याद करने हैं। ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कल के टॉपिक को हमारा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लाइट ईयर है वो किसका यूनिट है। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, मास का यूनिट है या एनर्जी का यूनिट है? तो आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए लाइट ईयर किसका यूनिट है। तो बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, जब ईयर लिखा होता है तो बोलते हैं ये साल होता है। तो साल किसका कितना टाइम पीरियड पे उसको बोलते हैं ईयर लिखा है तो ये टाइम का यूनिट होगा। बट ऐसा नहीं होता। जो लाइट ईयर है, मैंने अपनी क्लास में बताया था, थ्योरी की क्लास में, कि जो लाइट ईयर है ये डिस्टेंस होता है हेवनली बॉडीज के बीच में। क्या होता था? डिस्टेंस होता था। तो ये किसका, इसका आंसर क्या है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे आया है वो भी मेंशन किया मैंने। ये आपका AFMC 2005 में, और PMT प्री मेडिकल टेस्ट जो आज इसको नीट बोलते हो, तो ये नीट के 2005 क्वेश्चन में मान के चले आया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वो बोलता है विच यूनिट इज नॉट फॉर लेंथ। तो बोलता है कौन सा यूनिट लेंथ के लिए नहीं है। तो लेंथ के सारे यूनिट मैं रिवाइज करता हूं। मैंने बताए थे लेंथ का सबसे पहला यूनिट मैंने आपको बताया था, वो क्या था? मीटर। ठीक है, फिर लेंथ का मैंने यूनिट आपको बताया था कि लेंथ का यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वो मैंने बोला था एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे लेंथ का यूनिट क्या होता है? पार्सेक होता है। सॉरी, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था लेंथ का यूनिट क्या होता है? लाइट ईयर। तो अभी हम देखते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले हिट एंड ट्रायल से करते हैं। पार्सेक जो है वो लेंथ का यूनिट है, तो बोलेंगे यस है। ठीक है, लाइट ईयर है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम है। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। और ये किसके बराबर होता है? साइज ऑफ एन एटम। जो एटम का साइज होता है वो कितना होता है? 10⁻10 होता है, या एक एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नैनो। तो जो नैनो वर्ड है ये लेंथ का यूनिट नहीं है। नैनो एक प्रेफिक्स है। मैंने आपको बताया था नैनो क्या है? एक प्रेफिक्स है। ठीक है, जो किससे नोट करते हैं? इसको एन से नोट करते हैं। और इसका प्रेफिक्स के किसके इक्विवेलेंट होता है? 10⁻⁹ के। तो मैं बोलता हूँ कि जो नैनो होता है वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ तो इसके आगे यूनिट नहीं है। अगर यूनिट नहीं है इट मीन्स ये प्रेफिक्स है। प्रेफिक्स है इट मीन्स इट इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये लेंथ का यूनिट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? द आंसर विल बी नैनो। तो नैनो क्या है? इसका यूनिट नहीं है। ठीक है, डन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जूल सेकंड इज अ यूनिट ऑफ। जो जूल सेकंड है ये किसका यूनिट है? तो आपको बताना है कि जो जूल सेकंड है ये किसका यूनिट है। ठीक है, तो मुझे जूल सेकंड बताना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो जूल सेकंड है वो किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है, वर्क का यूनिट है। और ये क्वेश्चन कहाँ पे आया है? प्री मेडिकल टेस्ट 2000 में आया, 2003 में आया हुआ। ठीक है, अब हम इसको बात करें कि ये किसका यूनिट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं जूल सेकंड किसका यूनिट है। अब हम बता सकते हैं जूल सेकंड। तो अब ऑप्शन दिए हुए या तो हिट एंड ट्रायल से कर लो। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हुए हमें? हमें दिया हुआ है जूल सेकंड, जूल इंटू सेकेंड दिया हुआ है। तो जूल किसका यूनिट होता है? जूल होता है वर्क का यूनिट। मैंने बताया था आपको किसका यूनिट होता है? वर्क का यूनिट। तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वर्क इंटू सेकेंड किसका होता है? टाइम का। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो वर्क इंटू टाइम किसके बराबर है? किसका यूनिट होगा? देखो टाइम का तो नहीं होगा, क्योंकि जो जूल सेकेंड है ये वर्क इंटू टाइम है, तो ये टाइम कैंसिल हो जाएगा हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस होगा, नहीं होगा तो डिस्टेंस भी कैंसिल हो जाएगा। अब पूछता है कि जो वर्क है, जो जूल सेकंड वर्क का है? नहीं, वर्क का तो जूल होता है, तो ये भी नहीं है। तो हिट एंड ट्रायल से हमने कर लिया एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है। ठीक है, ये तो हो गया, डायरेक्ट हमने कर लिया। अब हमें निकालना पड़े तो हम एंगुलर मोमेंटम का क्या डायमेंशन फार्मूला है? एंगुलर मोमेंटम को नोट करते हैं एल से। और मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। ठीक है, क्या होता है? MVR। और मैंने क्या बोला था? एंगुलर मोमेंटम का यूनिट सेम होते हैं, किसी की किसकी तरह सेम होते हैं वो बताया था। ठीक है, अब एंगुलर एम क्या होता है? कैपिटल एम डाल देंगे। वी होता है वेलोसिटी, LT-1 डाल देंगे। और एल क्या होता है? लेंथ, तो हम एल डाल देंगे। ठीक है, ये यूनिट क्या आ जाएगा इसका?
mL2t-1। तो ये डायमेंशन फार्मूला आ गया किसका, आ गया एंगुलर मोमेंटम का। अब क्वेश्चन आता है कि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, जूल सेकंड होना चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या आया यहाँ से, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक है। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, ठीक है। देखो एमवीआर बनेगा या नहीं बनेगा, जूल सेकंड, ठीक है। अब हम बनाएंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट को आर मान लेते हैं इंटू टाइम, ये टी टी कैंसिल, ये आ गया एमवीआर। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जूल सेकंड है वो एम्पियर के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम किसका, एम्पियर के बराबर। इट मीन्स कि जूल सेकंड किसका यूनिट है, हमारा एंगुलर मोमेंटम का। तो मैंने एक टेबल बताया था, उसमें बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है, ठीक है, वो, और जो मैंने क्या बताया था आपको, प्लैंक कांस्टेंट एच, उन दोनों के यूनिट सेम होते हैं और इनके यूनिट डायरेक्ट याद रखने हैं आपको, जूल सेकंड होते हैं। जब भी आपको जूल सेकंड मिलेगा, जूल सेकंड किसका यूनिट होगा, या तो एंगुलर मोमेंटम का होगा या तो प्लैंक कांस्टेंट का होगा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। प्लैंक कांस्टेंट किसको नोट करते हैं, एच से नोट करते हैं, उसके बराबर होगा। यहाँ से मैंने आपको प्रूव करके भी दे दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोलता है विच यूनिट इज फॉर सरफेस टेंशन इन एसआई सिस्टम। सिस्टम यूनिट क्या है, एसआई है। एसआई में जो सरफेस टेंशन है इसका यूनिट क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम मैं मान के चलूंगा ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांसेस हैं एग्जाम में आने के। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखें। ये बोल रहा है विच इज फॉर, कौन सा यूनिट सरफेस टेंशन का यूनिट है मुझे बताओ। तो सरफेस टेंशन का मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो सरफेस टेंशन होती है वो होता है इनवर्ड फोर्स। सरफेस टेंशन क्या होती है, इनवर्ड फोर्स। ये कौन क्या होता है, एक फोर्स होती है जो कहाँ पे एक्ट करती है, टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड। अगर कोई एक लिक्विड है, हम आगे पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये लिक्विड है, इसकी सरफेस के ऊपर जो ये टेंसाइल फोर्स होती है, ठीक है, ये जो टेंसाइल फोर्स होती है जो इसके यूनिट लेंथ के ऊपर लगती है, इस टेंसाइल फोर्स पर जो टेंशन फोर्स होती है उसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन, ठीक है। अब ये इनवर्ड फोर्स होती है और ये एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा, इसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, अगर मुझे पता हो तो वो उसका आंसर क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला, पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, लेंथ तो एल ही आएगा, ठीक है। मास का क्या आएगा, एम आ जाएगा, एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू, ठीक है, अपॉन लेंथ, ठीक है। ये लेंथ लेंथ कैंसिल, आंसर क्या आएगा, एम टी माइनस टू। आंसर क्या आएगा, एम टी माइनस टू। तो वेर इज एम टी माइनस टू, वो आपको यहाँ पे ये तो यूनिट्स दिए हुए हैं, हमने डायमेंशन फार्मूला निकाल दिया। तो डायमेंशन फार्मूला क्या आया, एम टी माइनस टू। क्या आया, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू, ये डायमेंशन फार्मूला है। अब इसके यूनिट्स कैसे लिखते हैं, जो भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी लिखी होती है उसके यूनिट्स बताने हैं कहाँ पे, एसआई में। इंपॉर्टेंट है, कहाँ बताने हैं, एसआई में। तो मास का एसआई में यूनिट क्या होता है, केजी। टाइम का यूनिट क्या होता है, इसकी पावर 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। और टाइम का क्या होता है, सेकंड, सेकंड क्या होगा, माइनस टू। तो केजी पर सेकंड स्क्वायर, केजी पर सेकंड स्क्वायर आपके पास आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या है, न्यूटन पर मीटर, एंगस्ट्रॉम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे ये यूनिट आपको मिला नहीं मिला तो आंसर किस में लिखा हुआ है, न्यूटन या डाइन की फॉर्म में। तो न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। तो यहाँ पे बात करें फोर्स का, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, लेंथ का मीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। आंसर डाइन पर सेंटीमीटर भी आ सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे सीजीएस सिस्टम बोला जाए, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है एसआई में वो न्यूटन होता है, और लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो ये न्यूटन पर मीटर इसका आंसर है, तो न्यूटन पर मीटर इज द आंसर। अगर आपको केजी वाली फॉर्म में दिया होता तो ये केजी पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर होता है। डायमेंशन फार्मूला अगर निकालने के लिए बोला जाता तो एम टी माइनस टू होता, कुछ भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो आज का टॉपिक हमारा है जिसे आज हम डील करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। अब जो डायमेंशन एनालिसिस टॉपिक है, इसकी हेल्प से हम क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, हम वो पढ़ेंगे।
हम क्या पढ़ेंगे कि बाई नोइंग द डायमेंशन फार्मूला, कि डायमेंशन फार्मूला को हम जान के हम किन किन चीज़ों को हम निकाल सकते हैं, ये उसकी यूजेस करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस, क्या क्या यूज़ है, मतलब एप्लीकेबल, ये डायमेंशन एनालिसिस कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, इसकी हेल्प से हम क्या क्या फाइंड आउट कर देते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम पहली एप्लीकेशन क्या है, बोलता है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशन फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका, अगर मुझे किसी गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट में बोला जाए, जैसे मुझे बोला जाए एसआई में उसका यूनिट बताओ, डायमेंशन फार्मूला दिया हुआ है, मुझे यूनिट निकालना है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो मैं निकाल सकता हूँ डायमेंशन एनालिसिस की। तो कैसे निकाल सकता हूँ उसके एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। ये जो सारी थ्योरी लिखी हुई है, ये थ्योरी आपके लिए लिखी हुई है, जो भी बोलने जा रहा हूँ वही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोलता है कि इसकी पहली एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन एनालिसिस की, कि इसकी हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। किसी भी सिस्टम यूनिट मीन्स एसआई में भी निकाल सकता हूँ। सिस्टम यूनिट 4 किस्म के होते हैं, एसआई में भी, एफपीएस में भी, एमकेएस में भी, और आपका सीजीएस में भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, कुछ नहीं करना, आपको क्या दिया, जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए बोला जाए, वो सपोज मुझे बोला जा रहा है फोर्स के यूनिट बताओ, किसमें बताओ, एसआई सिस्टम में बताओ। मुझे ऐसा बोल दिया गया, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे बोल दिया गया फोर्स के यूनिट निकालो एसआई में। तो कुछ नहीं करना, मैंने सोल्यूशन लिखना है। मुझे कुछ क्या आना चाहिए, मुझे सबसे पहले डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन है तो मुझे डायमेंशंस आने चाहिए फोर्स के। तो फोर्स के डायमेंशन मुझे पता है कि जो फोर्स होता है उसका डायमेंशन फार्मूला कैसे निकलता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन m/l(t)-2। ये होता है फोर्स का डायमेंशन फार्मूला। स्टेप 1 में क्या करना है, आपने डायमेंशन फार्मूला लिखना है। अब इस डायमेंशन फार्मूले से हम कैसे इसके यूनिट्स निकाल सकते हैं एसआई में, एसआई में भी निकालते हैं और सीजीएस में भी निकालते हैं। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, हमने कुछ नहीं करना, जो भी हमारा डायमेंशन फार्मूला लिखा होगा उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे मास, लेंथ, टाइम है, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स लिख देने हैं जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में निकालने के लिए बोला होगा। जैसे एसआई में अगर बोला हुआ है तो मास के जो यूनिट होते हैं एसआई सिस्टम में वो क्या होता है, मास का यूनिट होता है केजी। लेंथ का यूनिट क्या होता है एसआई सिस्टम में, मीटर। इसका क्या होता है, सेकंड। ठीक है, लिख दिया। और जो इसकी पावर्स है वो पावर्स ला रहे हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये 1 1 -2। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, ये यूनिट होता है फोर्स का। तो इन शॉर्ट हमने डायमेंशन एनालिसिस मुझे आते थे, उसकी हेल्प से मैंने यूनिट्स निकाल दिए। तो हम कैसे निकालते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। उस डायमेंशन फार्मूला में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनके क्या करते हैं, जैसे एमएलटी, उनके जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट निकाल के बोला जाए मास का, एसआई सिस्टम में क्या यूनिट होता है वो रिप्लेस कर देते हैं। तो मास का यूनिट से रिप्लेस किया केजी, तो आंसर विल बी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह अगर ये तो आ गया हमारा एसआई में। ठीक है, अगर वो बोलता है आपका एसआई में नहीं निकालो सीजीएस में निकालो, तो कुछ नहीं करना, मास का सीजीएस में क्या होता है, तो सीजीएस में निकालो। आपने कुछ नहीं करना, जो भी मास है उसका सीजीएस में निकालना। मास का क्या होता है केजी, केजी एसआई में, सीजीएस में क्या होता है ग्राम, आ जाएगा ग्राम। लेंथ का क्या होता है सेंटीमीटर, टाइम का तो सेकंड्स ही होते हैं। तो दिस इज द आंसर इन द सीजीएस। तो इट मींस पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस में भी निकाल लिया, एसआई में भी निकाल लिया। तो ये हमारा एप्लीकेशन है कि डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से हम यूनिट्स निकाल सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। कैसे, बाय रिप्लेसिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज विद देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स इन द सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ये यही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है। और यहाँ पे क्या निकाला हुआ है, यहाँ पे वर्क के यूनिट निकाले हुए हैं। ठीक है, वर्क क्या होता है, वर्क फिजिकल क्वांटिटी है, इसके यूनिट्स बताने हैं मुझे, एसआई में भी बताने हैं और सीजीएस में बताने हैं। तो मैं इसका फार्मूला लिखूंगा, वर्क होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स, तो फोर्स के यूनिट आ जाएंगे, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं mL(t)-2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लेंथ आ जाएगा। फिर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर 1, इसकी पावर बेसिस हर सेम, ये एल सेम है, बेस सेम है, पावर्स दोनों ऐड हो जाएंगी, mL(2)(t)-2। तो ये आ गया हमारा यूनिट किसका, वर्क का डायमेंशन फार्मूला आ गया। जब वर्क का डायमेंशन फार्मूला आ गया तो मुझे यूनिट्स निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मास की जगह मुझे यूनिट निकालने हैं कहाँ पे, एसआई में। मास की जगह में करूंगा, मास के यूनिट क्या आएंगे केजी, लेंथ के क्या आएंगे मीटर स्क्वायर, टाइम के आएंगे सेकंड पर स्क्वायर। तो ये होगा, ये बेसिकली एमकेएस बोलो या एसआई बोलो, एसआई में इसके यूनिट आएंगे, देखो यही है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन, ये थोड़ा एरर है। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, और जो ये क्वांटिटी होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको जूल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। तो 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 जूल। और ये जूल किसका यूनिट होता है, कौन सा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, इसी तरह अगर इस मास की जगह हम रिप्लेस कर दें, इसका सीजीएस यूनिट डाल दें, मास का क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है
ग्राम। लेंथ का क्या होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर डाल दें, ठीक है। टाइम का क्या होता है सेकंड। तो ये बेसिकली किसके बराबर होता है, ये सीजीएस यूनिट बन जाएगा और सीजीएस यूनिट का क्या होता है अर्ग, ठीक है। ये 1 अर्ग के बराबर होता है। 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 अर्ग के बराबर होता है। और जो अर्ग होता है ये सीजीएस यूनिट होता है किसका वर्क का। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि सीजीएस यूनिट क्या होता है वर्क का, तो वो अर्ग होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हम बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की, ठीक है। अब सेकंड एप्लीकेशन क्या बोल रही है, ये बोल रहा है कि डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से या डायमेंशन फार्मूले अगर मुझे पता हो उसकी हेल्प से मैं क्या करता हूँ कोई भी फिजिकल कांस्टेंट या कोई भी कोफिशिएंट मैं निकाल सकता हूँ फिजिक्स में। फिजिकल कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जो फिजिक्स के फार्मूलाज में यूज होता है, ठीक है। जैसे हमारा एक फार्मूला होता है आपको पता होगा F इक्वल्स टू जी m1 m2/r², ठीक है। यहाँ पे G क्या होता है यूनिवर्स, यहाँ पे होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं जी को, ठीक है। ग्रेविटी में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये जी एक कांस्टेंट है, ये कौन सा कांस्टेंट है फिजिकल कांस्टेंट है, फिजिकल कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं F इक्वल्स टू 4πm(v²/r), यहाँ पे जो 4π है ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन ये कौन सा कांस्टेंट है ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ठीक है। और जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस होते हैं, ये क्या होते हैं डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है एक फिजिकल कांस्टेंट है। अब ये जो फिजिकल कांस्टेंट है ये क्या है एक फिजिकल कांस्टेंट है। क्यों फिजिकल कांस्टेंट है, ये फिजिक्स के फार्मूले में आया है, ठीक है। इसलिए फिजिकल कांस्टेंट है, ठीक है। और ये यूनिटलेस नहीं होता, इसके यूनिट्स होते हैं। इसके क्या होते हैं इसके जो यूनिट्स बोलो या इसके डायमेंशंस क्या होते हैं प्रेजेंट है, उसके डायमेंशंस नहीं है, इसके डायमेंशंस होते हैं, इसके डायमेंशंस डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था हमारा फिजिकल कांस्टेंट और न्यूमेरिक कांस्टेंट के बीच में। इसी तरह अगर मैं यूज करता हूँ F इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। हम बात करेंगे किसकी एरिया इंटू du/dy, ठीक है। अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ईटा क्या है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, क्या है ये कोफिशिएंट है, ये क्या है ये कोफिशिएंट है। तो ये जो कोफिशिएंट है इसकी डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से हम इसके डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं, ये हम अब पढ़ेंगे। तो हम किस किस के हम जी के डायमेंशन में निकाल सकते हैं और ईटा जो ईटा है इसके डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं, जिसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, ये इसके भी निकाल सकते हैं। देखते हैं हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोई भी फिजिकल कांस्टेंट या कोफिशिएंट के हम यूनिट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश में लिखा है वो कैसे निकाल सकते हैं वो आपको बताता हूँ। तो जनरली क्या होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके जब हम डायमेंशंस निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कोई भी फिजिकल कांस्टेंट है जब उसके डायमेंशन निकालने हैं तो उसके लिए मुझे एक फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। या कोई भी कोई फार्मूला या कोई इक्वेशन पता होनी चाहिए, तभी जाके फिजिकल कांस्टेंट्स या कोफिशिएंट के हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके आप डायमेंशन फार्मूला निकालो, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फार्मूला निकालने के लिए जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मुझे आना चाहिए। वो होता है कि जो फोर्स होती है दो मासेस के बीच में वो किसके बराबर होती है जी m1 m2/r² होती है, ये मुझे पता होना चाहिए। अब ये निकालते कैसे हैं, आपने कुछ नहीं करना, जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है जो आपको निकालना है उसको एक तरफ रखो और बाकी सारी क्वांटिटीज को दूसरी तरफ लेके आओ, फिर उसके ये पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे हम r² को इधर ले आएंगे, तो ये आएगा FR², ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनके साथ तो नीचे आएंगे यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे m1 m2, ये अकेला हो जाएगा g यहाँ पे। ये सबसे पहला स्टेप है कि g को अकेला करना है, ठीक है। जब आपने g को अकेला कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, जब नेक्स्ट स्टेप में आके करोगे जब g अकेला आ गया यहाँ पे सपोज करते हैं, ठीक है, g यहाँ पे अकेला आ गया, ठीक है। इस तरफ क्या बचा FR²/m1 m2, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने जो राइट साइड में चीज़ें लिखी हुई हैं उनके डायमेंशन फार्मूले पुट कर देने हैं।
जैसे फोर्स है, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है LT-2, ये आ गया फोर्स का, ठीक है। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, ये डिस्टेंस है तो ये आ जाएगा L², ठीक है। नीचे M1 M2 क्या है, मासेस है तो ये आ जाएगा M2, ठीक है, आ गया। अब हम बात करते हैं वापस से, यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं जी का, ठीक है। जब हम जी की बात करते हैं, ये m नीचे है, यहाँ m है, यहाँ पे भी m है, तो ये डिवाइड में है। तो डिवाइड में क्या होता है, बेसिस से सेम पावर से सब्ट्रैक्टेड, इसकी 1 है इसकी 2 है, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे l की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। ये आपका डायमेंशन फार्मूला आ गया जी का। तो आपने क्या किया, आपने डायमेंशन एनालिसिस, आपको इसके डायमेंशन फार्मूले पता थे, डायमेंशन एनालिसिस आती थी, उसकी हेल्प से आपने क्या किया, कोई फिजिकल कांस्टेंट जी है, आपने उसके डायमेंशन निकाल दिए। तो इस तरह निकालना है। तो कैसे निकालना है, पहला स्टेप होता है जो भी फार्मूला, जो भी कांस्टेंट दिया उसका जनरल फार्मूला आना चाहिए। सेकंड स्टेप है, आपको उस जो कांस्टेंट निकालना है उसको एक तरफ लेके जाओ, बाकी सारी क्वांटिटी दूसरी तरफ लेके जाओ, वो दूसरा स्टेप आ गया। तीसरा स्टेप क्या है, आपने डायमेंशन फार्मूले पुट कर देने हैं जो राइट हैंड साइड में, या जो आपकी क्वांटिटीज आएंगी सबके, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी लाइक दिस, जी का आंसर क्या है, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, दिस इज द आंसर। तो आंसर इज द सेम। तो अब ये चीज़ें पढ़ सकते हैं घर में जो मैंने लिखी हैं, ठीक है। जो मैंने बोल दिया हिंदी में वही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे कुछ नया नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये हमने निकाला कि फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक और फार्मूला आता है प्लैंक कांस्टेंट। वो बोलता है कि आप प्लैंक कांस्टेंट जो होता है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये फिजिकल कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन निकाल के दो, आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मुझे प्लैंक कांस्टेंट पता है कहाँ से मिलता है, एक फार्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन का। वो क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन होता है एच न्यू, ठीक है। न्यू यहाँ पे होती है फ्रिक्वेंसी, क्या होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। मुझे पहले स्टेप में क्या करना है, इसके डायमेंशन निकालने हैं एच के, प्लैंक कांस्टेंट के। इसको अकेला करना पड़ेगा, इसको ले जाऊंगा इधर, तो ये क्या आ जाएगा ई, यहाँ पे एच, एच अकेला बच जाएगा, और ई ये नीचे चल जाएगा, तो ई अपॉन, ये मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ई बाई म्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और मैंने अभी बताया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/t होती है, ठीक है। तो ये टी ऊपर आ जाएगा, तो प्लैंक कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपका, एनर्जी इनटू टाइम, ठीक है। एनर्जी इनटू टाइम, तो एनर्जी किसका यूनिट होता है, ये सेम होता है वर्क कितना, तो वर्क इनटू टाइम। अगर यूनिट की बात की जाए प्लैंक कांस्टेंट की, तो वर्क का क्या होता है जूल, इसका सेकंड, तो जूल सेकंड इसका यूनिट है। मैंने जब 2 मिनट पहले ही बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का सेम होता है, बट यहाँ पे हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो डायमेंशन फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, एच हमारा क्या आ गया, वर्क इनटू टाइम। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है, m/l/t-2, ये फोर्स आ गया, l आ गया डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे आ गया टाइम, ठीक है। तो आंसर विल बी, m तो ऐसे ही रहेगा, l l यहाँ पे है, l यहाँ पे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -2 है, -2 + 1 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, आंसर विल बी -1, क्योंकि -2 बड़ा था, -n बड़ा था, t की पावर 1, t की पावर 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, t की पावर 3। ये आपका डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, थोड़ा गलती हो सकती है, ठीक है। तो आंसर विल बी लाइक, कहीं पे गलती हुई है हमारे से, ठीक है। चलो देखते हैं कहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। ये एनर्जी इंटू टाइम हो जाएगा, वर्क इंटू टाइम हो जाएगा। जब हम वर्क निकालेंगे, वर्क का फार्मूला हमने यहाँ पे ये सेम लिखा है ml2, तो ये देखें यहाँ पे t की पावर -2, l की पावर तो 1 है, 1 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ml2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। वापस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट क्या आएगा, वर्क इनटू टाइम, ठीक है। वर्क होता है ml2t-2, डायरेक्ट अगर याद किया जाए तो, ठीक है। टाइम होता है t, ठीक है, t की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे m यहाँ पे आएगा, और ये l2 ऐसे रहेगा, t बेसिस से पावर से एडिड, -2 + 1 क्या होगा, -1। तो ये आ गया आपका प्लैंक कांस्टेंट का। तो प्लैंक कांस्टेंट का आंसर क्या आ जाएगा, ml2t-1, दिस इज द आंसर ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, डन। हमने प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन निकाल दिए। नेक्स्ट आपको डायमेंशन निकालने हैं किसके, वो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किसके निकालने हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको ईटा बोलते हैं, ठीक है, जिसको ईटा बोलते हैं, ठीक है। ये इसके निकालने हैं मुझे, ठीक है। तो मैं इसके कैसे निकालूंगा वो देखते हैं, ठीक है। अब जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, अगर इसको निकालना है तो उसके लिए याद रखना है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। बेसिकली होता क्या है,
दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, ठीक है, ये कैसी हैं, प्लेनर प्लेट्स हैं, ठीक है, प्लेनर है, 2 डायमेंशनल प्लेट्स होती हैं। 2 डायमेंशनल प्लेट्स का मतलब होता है जैसे ये एक प्लेट होगी, ये दूसरी प्लेट होगी, ठीक है, नीचे वाली प्लेट को फिक्स रखा जाता है, ठीक है, फिक्स रखा जाता है, और ऊपर वाली प्लेट को मूव किया जाता है इस डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी v, तो इसको v वेलोसिटी से मूव किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है फ्लूइड, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड, ठीक है, कोई लिक्विड होता है, ठीक है। ये प्लेट ऐसे होती है, एक प्लेट ऐसे होती है, ठीक है, एक प्लेट को फिक्स किया जाता है, ये पूरा फेस है उसका, तो इस फेस का कुछ एरिया होगा, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगुलर है मान के चलते हैं, ये ऐसे है। इस प्लेट को ऐसे मूव किया जाता है तो पानी इस तरफ आ रहा होता है, ठीक है। जब इस प्लेट को इधर मूव करते हैं तो जो हमारा फ्लूइड होता है वो इस तरफ मूव हो रहता है। जब ये जिस डायरेक्शन में ये मूव जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, उस फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स। तो ये विस्कस फोर्स का ही फार्मूला है। तो विस्कस फोर्स जो इस डायरेक्शन अपोजिट, ये अगर इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं या विस्कस फोर्स बोलते हैं। वो विस्कस फोर्स बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया ऑफ द प्लेट्स के, जो एरिया ऑफ द प्लेट है उसके, ठीक है, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, du बाई dx के। तो ये क्या था, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। जब हम उसको ऐसे मूव कर रहे हैं उस दौरान उसकी यूनिट लेंथ में कितनी वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करता है, du बाई dx पे डिपेंड करता है। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये हटता है तो एक बेसिकली एक कोएफिशिएंट यूज होता है या कांस्टेंट बोल सकते हैं, और उसको कांस्टेंट को बोलते हैं ईटा, और वो जो ईटा होता है वही होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो मुझे ये निकालना है ईटा के डायमेंशन, तो कुछ नहीं करना, इन सबको मैंने इस तरफ ले जाना, इसको अकेले कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अकेले करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इधर जाएगा, एफ डी एक्स बाई डी यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये इधर आ गया, ठीक है, ईटा ए आ गया, तो यहाँ से ईटा अकेला आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स बाई डी यू, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करता तो डिवाइड का आ जाएगा एरिया नीचे, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इसका डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे सबके, फोर्स से करेंगे एम एल टी माइनस टू, ठीक है, डी एक्स मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस का एल, नीचे है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है एल टी माइनस वन, ठीक है, नीचे क्या है एरिया, एरिया क्या आएगा एल टू, ठीक है, ये लिख दिया हमने। ये एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बचेगा, एम, ये एल, एल यहाँ पे बचा, एल क्या है 1, और ये क्या है नीचे क्या है 2, तो 1 माइनस टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और टी क्या है, टी -1 है या -2, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1। तो ये डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, L-1 T-1। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, आपको क्या होता है ML-1 T-1, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको। सेकंड एप्लीकेशन ये भी होगी कि कैसे हम किसी डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, कोई फिजिकल कांस्टेंट या कोएफिशिएंट को निकाल लेते हैं, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन है कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। मींस अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी फोर्स दी हुई है तो आपको कन्वर्ट करना है, फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है, ठीक है, ऐसा ही सिस्टम में आपको उसको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उसके यूनिट्स निकालने हैं। तो मींस कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, द टॉपिक इज कैसे हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो दिस इज द एप्लीकेशन। द थर्ड एप्लीकेशन इज dimension analysis helps us to convert a physical quantity from one system of unit to another system of unit। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हम क्या दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में इसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझते हैं, ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज करते हैं तो हमें पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर मुझे उसके सिस्टम को कन्वर्ट करना है एक सिस्टम ऑफ यूनिट से, दैट इज एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है या सीजीएस से एसआई में करना है, किसी भी में कर सकते हैं। हम कैसे करते हैं, हमें बेसिक पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी है, उसको डिनोट करते हैं दो चीज़ों से, एक उसमें नंबर होता है, एक उसमें क्या होता है यूनिट होता है। क्या होता है, एक उसमें एक नंबर होता है, एक यूनिट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी, लेंथ है, लेंथ किस चीज़ की लेंथ में मानता हूँ 20 मीटर्स है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड है और एक इसकी यूनिट्स हैं। तो एक नंबर होता है या मैग्नीट्यूड होता है किसी क्वांटिटी का, और दूसरा क्या होता है उसका यूनिट होता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन के हिसाब से हम जो ये यूनिट है ना, इस यूनिट को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको एसआई से सीजीएस कर सकते हैं या सीजीएस से एसआई कर सकते हैं, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कैसे करते हैं, उस चीज को करने के लिए लेट करते हैं, ठीक है।
मुझे जिस क्वांटिटी को जिस क्वांटिटी के यूनिट्स को चेंज करना है, उस क्वांटिटी के पहले स्टेप में क्या आना चाहिए, उस क्वांटिटी के जो भी क्वांटिटी कन्वर्ट करनी है इसके यूनिट्स, उसका वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन फार्मूला नोन होना चाहिए, डायमेंशन फार्मूला मुझे नोन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे फोर्स का यूनिट कन्वर्ट करना है तो मुझे फोर्स का मुझे पता है फार्मूला क्या होता है, mL/t-2, तो मुझे पता होना चाहिए। तो हम लेट करते हैं स्टेप 1 पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्या है, mL/t, m की पावर a, l की पावर b, c। हम ये लेट कर लेते हैं कि जो पहला जो फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका जो बेसिकली उसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो इतना है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं वो जो फिजिकल क्वांटिटी जो हमने लेट की है, इस फिजिकल क्वांटिटी करके यूनिट्स, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी के हम मान के चलते हैं यूनिट्स, इसके जो यूनिट्स को लेट करते हैं, क्या करते हैं, लेट करते हैं, इनके यूनिट्स क्या हैं, लेट करते हैं। दो सिस्टम यूनिट है, एक से दूसरे में कन्वर्ट करना है, जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है फर्स्ट में और ये सेकंड में, इसके यूनिट्स क्या है लेट कर लेते हैं। एक का यूनिट है mL/t, ठीक है, एक का यूनिट है a b c, m1 l1 t1, दूसरे के यूनिट्स है m2 l2 t2, ऊपर पावर सेम। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि उनके जो यूनिट्स हैं, क्या होना है सेकंड स्टेप में, यूनिट्स लेट करते हैं, वो कितने हैं, m1 l1 m1 की पावर a, l की पावर b, c, t की पावर c, हम ये हमने लेट कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप 3 में हमें पता है कि जो इनका प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड n1 इंटू u1, वो किसके बराबर होता है, n2 इंटू u2 के बराबर। ठीक है, ये हमें पता है कि जो प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड और यूनिट का, वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे n1 u1 किसके बराबर होगा, n2 u2 के बराबर होगा। ठीक है, मान के चलते हैं n1 क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो मुझे ऑलरेडी नोन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप कन्वर्ट करें, एक न्यूटन बताओ कितने डाइन के बराबर होता है, ऐसे दिया हो तो मुझे पता है कहाँ से न्यूटन क्या है, ऐसा यूनिट है, मुझे एसआई से सीजीएस जाना है। तो n1 क्या आ गया, मैग्नीट्यूड क्या आ गया, n1 क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और n2 मुझे निकालना होता है, जो n2 कितने डाइन के बराबर है, तो मुझे n2 निकालना है। ठीक है, ये यूनिट आ गया तो यहाँ पे n2 आएगा, ये भी यूनिट है, ये भी, ये n1 u1 आ गया, n2 u2 आ गया। ठीक है, अब स्टेप 4 में हमें क्या करना होता है, स्टेप 4 में जैसे बोला, मैंने आपको बोला एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, तो मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो स्टेप 4 में मुझे क्या निकालना होता है, n2 निकालना होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, n1 तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब n2 निकालना है, तो यहाँ से मैं n2 निकाल लूँगा। n2 क्या होगा यहाँ से, 1 u1 अपॉन u2, ये होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे, n2 किसके बराबर होगा, n1 u1 क्या था, mL/t a b c 1 2 1 1 1 1। ठीक है, तो u2 क्या था, mL/t a b c नीचे 2 2 2, ये था। ठीक है, सिंपली तो n2 को हमारा डायरेक्ट फॉर्म को याद रखना है, n2 क्या होता है, n1 इंटू, देखो इसके यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो हम लिख सकते हैं m1/m2 की पावर a, लिख सकते हैं l1/l2 की पावर b, और यहाँ लिखते हैं t1/t2 की पावर c। ठीक है, ये अब t1/t2 की पावर c, तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं कि जो n2 होता है वो किसके बराबर होता है, n1 m1 अपॉन m2। अब m1 क्या है, m1 है जो यूनिट होंगे, यहाँ पे क्या करना, अभी इनको चीज़ों को ना रिप्लेस कर देना यूनिट्स के साथ, किसके साथ, यूनिट्स के साथ। तो जैसे मास का ये कहाँ से, एसआई से, न्यूटन से करना था, एसआई तो ऊपर वाला किसका होगा, एसआई वाला रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, सीजीएस को करेगा, किसको करेगा, सीजीएस करेगा। तो एसआई में मास का यूनिट क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यूनिट्स पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं। ठीक है, n2 क्या हो जाएगा, n1, ये एसआई है, मास में क्या होता है, केजी होता है, तो सीजीएस में क्या होता है, जो m2 मास ही है, मास सीजीएस में क्या होता है, ग्राम की पावर a। लेंथ क्या होता है एसआई में, मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर b। ठीक है, सेकंड्स अपॉन सेकंड्स की पावर c। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको पता है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे
ये जो अभी फार्मूला मैंने इरेज किया, डायरेक्ट फार्मूला आप याद कर सकते हैं। अदरवाइज ये N2 किसके बराबर होगा, N1 तो यहीं पे आएगा, K फॉर किलो, K फॉर प्रीफिक्स है, किलो का 10 की पावर 3 होता है, आएगा 10 की पावर 3, ठीक है। G क्या होता है, ग्राम होता है, ग्राम आ जाएगा यहाँ पे, ग्राम की पावर A हो जाएगा। मीटर होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, नीचे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे B आ जाएगा, तो यहाँ पे S/S 1 आ जाएगा, 1 की पावर C आ जाएगा, एनीथिंग रेज़ टू पावर 1 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। ग्राम में कट जाएगा, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये N2 का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, 1, 10 की पावर, ये 3 है, ये 2 है, 5, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम बोलेंगे, ठीक है, ये ऐसे आंसर निकलता है, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपको यूनिट्स कन्वर्ट करने हैं तो आपको याद रखना है डायरेक्ट फार्मूला कि जो N2 होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है इस सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट का, वो किसका होता है, N1 इंटू M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको बड़ा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो A, B और C कहाँ से आएंगे, ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी होगी उसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा, उसकी जो पावर्स होंगी वही होंगी ABC, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ अ न्यूटन इनटू डाइन, तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन है आपको कन्वर्ट करना है न्यूटन को डाइन में, ठीक है। किसको कन्वर्ट करना है, न्यूटन को डाइन में, कितने न्यूटन को ये नहीं बताया हुआ उसने, तो N1 नहीं दिया होगा। कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करना है, न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको करना है न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना है, तो न्यूटन किसका यूनिट है, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी चेक करनी है, तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, ये फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, ठीक है, ठीक है। और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, MLT-2, ठीक है। इन शॉर्ट इसकी पावर 1, इन शॉर्ट जो इसकी पावर हो ABC होती है, तो इसकी पावर के यहाँ पे A क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, B भी 1 आ जाएगा, और C क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। डन, पहले फिजिकल क्वांटिटी स्टेप 1 में पहचान ली, ठीक। कहाँ से कहाँ कन्वर्ट, न्यूटन से डाइन में जाना है, तो न्यूटन कौन सा यूनिट है, SI यूनिट है, डाइन कौन सा यूनिट है, CGS यूनिट है, तो मुझे SI से CGS में जाना है, तो मुझे SI में CGS जाना है, तो कितने न्यूटन को करना नहीं दिया हुआ, तो हम मान के चलते हैं 1 न्यूटन को करना है, तो N1 क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो फार्मूला हम लगाएंगे N1U1 इक्वल्स टू N2U2, ठीक है। N1 क्या है, SI सिस्टम से कन्वर्ट करना है डाइन में, कितने डाइन में करना है मुझे नहीं पता, इनटू डाइन, तो न्यूटन को डाइन में करना है, तो हम मान के चलते हैं 1 न्यूटन पूछा जा रहा है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं ये आपसे पूछ रहा है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे N1 क्या आ जाएगा, N1 1 आ जाएगा, ठीक है। N2 क्या होगा जो मुझे निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता है कि N2 क्या आ जाएगा, N2 हो जाएगा यहाँ से N1U1/U2, ठीक है, यही आ जाएगा। अब N1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, तो ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसे हम हटा देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, U1/U2 आ जाएगा, तो U1 क्या होता था मुझे पता है, ये फार्मूला डायरेक्ट क्या होता था, M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C, तो ये फार्मूला था मुझे पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं M1 की, तो M1 क्या है, मास है, तो कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करना है, SI से, ऊपर वाला हमेशा किसका होता है, SI का, नीचे वाला होता है CGS का, तो मुझे कन्वर्ट करना है SI से CGS, ठीक है, हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा N2 आएगा, तो N2 यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन यही है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो ये N1U1 हुआ, ये N2U2 हुआ, तो मुझे N2 निकालना है, तो N2 आ गया, तो N2 क्या आएगा यहाँ से, सीधा आ जाएगा M1, M क्या है, SI सिस्टम है, SI में मास क्या होता है, मास होता है kg अपॉन M2 क्या होता है, मास होता है, लेकिन नीचे क्या है, CGS है, तो मास में क्या होता है यहाँ पे ग्राम होता है, तो ग्राम लिख दिया, ठीक है।
पावर 1 आ जाएगी, ए आ जाएगी, ठीक है। ए पावर्स कितनी थी, मैंने बताया था पावर्स निकलती है डायमेंशन फार्मूले से। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mL/t/2 1 1। तो यहाँ पे पावर्स जो होती हैं डायमेंशन फार्मूला वही ए बी सी होती है। ए क्या आ गया 1, बी आ गया 1 और सी आ गया -2, ठीक है। यहाँ पे ए की जगह हम लिख देंगे 1। अब क्या आएगा, L1/L2 लेंथ क्या होता है मीटर्स, ये ऊपर आएगा सेंटीमीटर्स, बी की पावर कितनी है 1, ठीक है। तो नीचे सी क्या आ जाएगा, टाइम, टाइम का सेकंड, नीचे भी सेकंड रहता है, ठीक है। तो इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे हमारे -2, ठीक है, डन। के फॉर के प्रीफिक्स होता है, के का मतलब किलो होता है, किलो का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम अपॉन, ये इसके लिखा ग्राम ग्राम ही रहेगा, पावर 1 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर कितना, सेंटीमीटर 10⁻², ये मीटर रहेगा, बचेगा भी सेम बचेगा। तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 की पावर आ जाएगी -2, और 1 की कोई भी पावर कितनी पावर 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये आएगा 10⁻3, ठीक है। ये 10 के mm कट जाएगा, लेकिन -2 ऊपर जाएगा, 10⁻2 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10�5। तो हम बोल सकते हैं कि जो N2 आया वो किसके बराबर आया, 10�5 के बराबर आया। तो यहाँ से अगर मैं N2 की वैल्यू पुट करूँ, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 10⁵। तो याद रखना 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो मैंने कैसे निकाला, पूरा स्टेप आपने देखा, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखो, ये डायरेक्ट लर्न कर लो, ठीक है, कि जो 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, और जो 1 जूल होता है 10�7 अर्ग के बराबर होता है, 7 अर्ग के बराबर होता है, ERG जो भी पीछे पढ़ा था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, आपने कन्वर्ट करना है एक फिजिकल क्वांटिटी को, क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है एक फिजिकल क्वांटिटी को 1 सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम, जस्ट अभी किया। किसको किसको कन्वर्ट करना है पहले देखें। बोलता था वैल्यू ऑफ द, यहाँ पे कन्वर्जन करनी है, कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो, उसको कन्वर्ट करना है, किसको करना है मुझे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है उसको मुझे कन्वर्ट करना है कहाँ से। अब उल्टा हो गया, CGS से MKS करना है मुझे, कहाँ से करना है, CGS से MKS करना है। तो सबसे पहले मुझे बताना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, फिजिकल क्वांटिटी बोलो, यहाँ पे फिजिकल कांस्टेंट बोलो, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल कांस्टेंट कौन है, यहाँ पे जी है, ठीक है। उस जी का आपको डायमेंशन फार्मूला पहले आना चाहिए, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या आना चाहिए, आपको जी का डायमेंशन फार्मूला आना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। मुझे याद था ना जी, और डायमेंशनल फार्मूला किसी भी फिजिकल कांस्टेंट का कहाँ से निकलता है, उसके फिजिकल फार्मूले से निकलता है। मुझे पता है, मैंने 2 मिनट पहले निकाला था कि जो फोर्स होती है वो होती है Gm1m2/r²। यहाँ से जी निकालना तो इसको अकेला करना पड़ेगा, ये इधर जाएगा, तो ये आएगा FR²/m1 × m2। तो इसके डायमेंशन फार्मूला डालोगे तो जी का डायमेंशन फार्मूला मिल जाएगा। तो जब जी का डायमेंशन फार्मूला मिलेगा, उसकी जो डायमेंशन फार्मूला मिलेगा, जो उसकी पावर्स होंगी, ठीक है, वो हमें आंसर मिलेगा ABC का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टेप कर लिया, पहले स्टेप में फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला निकाल लिया, और वहां से आपको क्या मिल गया, ABC की वैल्यू आपको मिल गई, डन। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने, स्टेप सेकंड में आपको देखना है कि कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ मुझे कन्वर्जन करनी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, CGS से MKS करनी है। कहाँ से कहाँ करनी है मुझे, CGS से, पहले SI से CGS आए थे, अब CGS से MKS जा रहे हैं। MKS बोलो या SI बोलो, एक ही बात है, ठीक है, या इसको SI भी मान सकते हो। तो मुझे CGS से MKS जाना है, तो मुझे कन्वर्ट करना है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे, अब मुझे क्या ये पता होना चाहिए कि जो जी एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो मुझे पता होनी चाहिए CGS में कितनी है। तो मुझे पता है SI में जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 × 10⁻⁻1 ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे होती है, SI में। तो CGS में निकाल लें, CGS SI में क्या होता है, मास यूनिट kg होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये जो आंसर आता है 6.67 × 10⁻⁻8, ये क्या होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी इन CGS सिस्टम, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी इन SI सिस्टम, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी इन CGS सिस्टम, ठीक है।
इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है, आपको g की वैल्यू को कन्वर्ट करना है CGS से MKS में। तो CGS में उसकी क्या वैल्यू है वो मैं आपको बता दूं। तो आपको कन्वर्ट करना है 6.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू, आपको क्या बेसिकली कन्वर्ट क्या करना है, N1U1 इक्वल्स टू N2U2 होता है, ठीक है, ठीक है। ये आ गया MKS, N2 वाला MKS आ गया, और इस बार ये आ गया CGS, ठीक है। N1 क्या वैल्यू क्या होती है CGS में, वो डायरेक्ट आपको याद रखनी है। ये N1 आ गया इंटू U1, तो ये U1 आ जाएगा इक्वल्स टू N2। तो N2 मुझे निकालना है, कि जो वो पूछ रहा है कि जो g की वैल्यू होती है CGS से जब MKS में कन्वर्ट करते हैं तो g की वैल्यू क्या होती है, तो मुझे g की वैल्यू निकालनी है, और U2 मुझे यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है इस केस में, N2 निकालना है, और N2 मुझे पता कैसे निकलता है, N1 M1 अपॉन M2 की पावर A L1 बाई L2 की पावर B T1 बाई T2 की पावर C, इस पे निकलता है, ठीक है। N1 क्या है यहाँ पे, N1 की वैल्यू इस बार आएगी, पहले 1 थी तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, इंटू M1 बाई M2। M1 क्या है, जो कहाँ पे किसमें यूनिट है, कहाँ पहला यूनिट क्या है CGS, नीचे क्या है MKS, ठीक है। मास का CGS यूनिट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मास का ग्राम, और नीचे क्या आ जाएगा kg। अब उल्टा हो जाएगा, ये पावर A आ जाएगी। लेंथ का क्या आएगा, CGS है ऊपर तो सेंटीमीटर, नीचे MKS है मीटर आ जाएगा, और यहाँ पे सेकंड अपॉन सेकंड ही रहेगा, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट मैंने करवा दिया, ठीक है, ये आपको करना है घर में। नेक्स्ट है जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो फोर्थ एप्लीकेशन है, इसकी टोटल 5 एप्लीकेशन है, ठीक है। पांचवी एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और छठी भी इंपॉर्टेंट है। पांचवी एप्लीकेशन क्या बोल रही है कि डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। कोई भी एक फिजिकल रिलेशन दिया होगा, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस की हम चेक कर सकते हैं कि वो जो फिजिकल रिलेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, F इक्वल्स टू mv²/r, ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स होती है, C फॉर सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स ये कब आती है, जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है उस दौरान उसको अंदर की तरफ एक फोर्स लगती है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स कितनी होती है, mv²/r। ये एक बेसिकली क्या आ गया हमारे पास, एक रिलेशन आ गया, फिजिक्स का रिलेशन है तो फिजिकल रिलेशन आ गया। अब ये हमें चेक करना है, अब बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस हम चेक कर सकते हैं कि जो ये फिजिकल रिलेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। दो किस्म की करेक्टनेस होती है, डायमेंशनली करेक्ट और फिजिकल करेक्ट। फिजिकल करेक्ट अगर कोई चीज़ है तो इसका क्या मतलब है, उसका फार्मूला सही लिखा हुआ है। अगर कोई गलत फार्मूला भी लिखो किस चीज़ का, ठीक है, अगर वो फिजिकली इनकरेक्ट है तो वो कभी कभी क्या होता है, वो डायमेंशनली करेक्ट होती है। बाई डायमेंशंस को जब हम निकालेंगे वो चीज़ डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी लिखी है उसके जो डायमेंशंस होंगे, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। अब कोई चीज़ डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है उसके लिए एक प्रिंसिपल होता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या है, एक प्रिंसिपल है, उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बताता है कि कोई भी रिलेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अब ये बोलता क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये बोलता है कि क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम। वो बोलता है कि जो डायमेंशंस होते हैं हर एक टर्म के ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। जैसे मैंने ये रिलेशन लिखा, इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें एक टर्म ये है पूरी, एक टर्म ये है। तो अब ये डायमेंशनली करेक्ट कब होगी, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताएगा। वो बोलता है कि अगर किसी इक्वेशन में हर एक टर्म, चाहे वो लेफ्ट साइड है चाहे वो राइट हैंड साइड है, ठीक है, अगर वो इक्वेशन के बोथ साइड पे जो टर्म्स लिखी हुई हैं अगर उनके डायमेंशन सेम है तभी वो क्वांटिटी क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी, ठीक है। इस चीज़ को हम कैसे समझते हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं इस इक्वेशन से। इक्वेशन दी हुई है x इक्वल्स टू a प्लस माइनस bc² प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ DEF, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी के मुताबिक ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट तभी होगी अगर जो हर एक टर्म, जैसे एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई और एक टर्म ये आ गई। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी के मुताबिक ये इक्वेशन तभी करेक्ट होगी डायमेंशनली अगर हर एक टर्म जो इसकी है उसके डायमेंशन सेम होंगे। हर एक टर्म ऑन द राइट हैंड साइड एंड हर एक टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, उन दोनों के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब हम बात करते हैं चेक, इसका मतलब, इस कहने का मतलब क्या है कि जो डायमेंशन ऑफ एक्स हैं, जो भी एक्स के डायमेंशन आएंगे दे शुड बी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ ए
और जो भी डायमेंशन आएंगे ए के, उसके आंसर जो होना है वो सेम होना चाहिए जो डायमेंशन बी सी स्क्वायर के जो डायमेंशन है वो भी ए के बराबर होंगे, और इस चीज़ के जो डायमेंशन, इसके जो डायमेंशन हैं अंडर रूट ऑफ डी ई एफ, इसके जो डायमेंशन निकाले जाएंगे वो डायमेंशन भी किसके बराबर होंगे, इन सारों के डायमेंशन आपस में इक्वल होंगे। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल होमोजेनिटी यही चीज़ बोलती है कि ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हुज डायमेंशंस आर सेम, ये भी बोलती है। ये डायमेंशन अगर ये तभी ऐड होगा इसके साथ अगर इसके और इसके डायमेंशन सेम होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये आपको करनी है, ठीक है। इस चीज़ को चेक करने के लिए अगर डायमेंशन करेक्टनेस है, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है कोई चीज़, तो तभी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन जैसे लिखते हैं, मैंने क्वेश्चन है चेक करो कि जो फिजिकल रिलेशन है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का F इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ये फिजिकली ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। क्लियर करें, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर, ठीक है। एम, अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए और राइट हैंड साइड डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये करेक्ट है तो क्या होना चाहिए, जो फोर्स के डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एम वी स्क्वायर बाई आर, ये पूरे होल के जितना भी पूरा इनके डायमेंशन होने हैं वो एफ के बराबर रहना चाहिए। तो किसी साइड में राइट हैंड साइड एफ, और मुझे पता है फोर्स की यूनिट, मुझे पता है क्या फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एम एल टी माइनस 2, ये होते हैं फोर्स के। अब एम वी स्क्वायर बाई आर के भी क्या आना चाहिए, फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी ये डायमेंशनली करेक्ट है। हम देखते हैं एम का क्या होता है, मास, एल वी क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस 1, इसकी पावर स्क्वायर है वह आ जाएगा, और लेंथ का क्या होता है एल, ठीक है। यहाँ से कर लेंगे एम, ये 2 है तो अंदर जाएगा एल टू टी माइनस 2 अपॉन एल, ठीक है। बेसिस से पावर से सब्ट्रैक्टेड, ये आ जाएगा एम एल 2 माइनस 1 क्या होगा 1 टी माइनस 2। तो देखो क्या आंसर आया, एम एल टी माइनस 2। यही यूनिट तो किसके, यही डायमेंशन मामला होता है फोर्स का। हम बोल सकते हैं कि जो ये रिलेशन है ये क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करने के लिए हमें डायमेंशन निकालने, होमोजेनिटी बताती है प्रिंसिपल होमोजेनिटी, वो बोलती है कि ईच टर्म ऑन द ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, अब आपको चेक करनी है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। देखो मुझे पता है इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, और एस होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन ऐसे होती है, लेकिन अब यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है माइनस साइन लिखा हुआ है, तो ये अगर माइनस साइन लिखा है, ये क्या है, ये प्लस होती है, एक्चुअल में प्लस होती है, फिजिकली करेक्ट है। ये क्या होनी चाहिए, ये इक्वेशन क्या है, फिजिकली करेक्ट है। लेकिन ये जो इक्वेशन है, जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं है। क्या है ये, फिजिकली इनकरेक्ट है। क्या है, फिजिकली इनकरेक्ट है। लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है वो चेक करते हैं। तो इस तरफ क्या लिखा हुआ है, एस, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, तो इस साइड के यूनिट में आएंगे लेंथ, ठीक है। अब अगर मैं इसके या इसके निकालूं, और वो बोलता है कि जो हर एक टर्म होती है ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन शुड हैव सेम डायमेंशन। अब ये टर्म एक हो गई, ये टर्म दूसरी हो गई, ठीक है। अब इन दोनों में से दोनों टर्म्स के मैं निकालता हूँ डायमेंशन, ठीक है। यूटी के निकालता हूँ सबसे पहले, ठीक है। लेंथ के तो इसके तो एस के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, जो लेंथ के होंगे, ठीक है। इस मतलब इसके भी लेंथ के आने चाहिए और इस पूरे के भी लेंथ के बराबर आने चाहिए, तभी ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम यूटी की बात करते हैं, ठीक है। यू इंटू टी, यू होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस 1, और जो टी होता है वो होता है खाली टी। तो बेसिस से पावर से एडेड -1 + 1 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा एल। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो यू टी है उसके डायमेंशन तो लेंथ के बराबर है, तो ये चीज़ तो करेक्ट है। अब हम बात करेंगे हाफ ए टी स्क्वायर की, तो हम जब हाफ ए टी स्क्वायर निकालेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हाफ तो कांस्टेंट है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका तो डायमेंशंस होते नहीं है कांस्टेंट के। तो ए है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे आता है टाइम, तो टाइम क्या आता है टी स्क्वायर, तो ये टी -2, ये -2 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा एल। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डायमेंशनली तो करेक्ट है बट फिजिकली इनकरेक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई एक टर्म फिजिकली करेक्ट है, इसका जरूरी नहीं है कि वो डायमेंशनली करेक्ट भी हो। सॉरी, अगर कोई चीज़ फिजिकली इनकरेक्ट है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी, वो डायमेंशनली करेक्ट हो भी सकती है। बट इसका वाइस वर्सा जो है, जो इसका अपोजिट है, वो हमारा ट्रू नहीं है। अपोजिट क्या है, वो बोलता है कि अगर कोई एक क्वांटिटी है, वो क्या है, वो फिजिकली इनकरेक्ट है। क्या है, फिजिकली इनकरेक्ट है। अगर एक कोई क्वांटिटी है, वो हमारी क्या है, फिजिकली करेक्ट है। चलो मान के चलते फिजिकली करेक्ट है, अगर वो क्वांटिटी क्या है, फिजिकली करेक्ट है, तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी ही होगी। लेकिन अगर कोई एक क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है,
तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली हमारी करेक्ट हो या ना हो। जैसे ये ये इक्वेशन ऐसे क्वेश्चन यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, ये बेसिकली क्या है, ये डायमेंशनली तो करेक्ट है बट ये फिजिकली इनकरेक्ट है। तो कोई चीज़ अगर डायमेंशनली करेक्ट है ज़रूरी नहीं है उसका मतलब है कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगी, लेकिन अगर कोई चीज़ फिजिकली करेक्ट है इट देन वो पक्का ही पक्का डायमेंशनली करेक्ट होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम डायमेंशनली अब इसकी अब कभी कभी क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ पे यूज होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे इक्वेशन लिखेंगे आप a प्लस एल क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम वॉल्यूम v इक्वल्स टू वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया प्लस एल क्यूब। अगर आपको ऐसे ये a कोई कांस्टेंट है, ठीक है, अगर आपको बोला जाए जो a है इस कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करो क्या होगा, तो मुझे पता है प्रिंसिपल फॉर्मूला बोलती है ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड हुज डायमेंशंस आर सेम। ये दोनों ऐड हो रहे हैं मींस इसके डायमेंशन सेम होंगे तो मैं कांस्टेंट डायमेंशन फार्मूला निकालूंगा। तो जो डायमेंशन फार्मूला जो a का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, जो एल क्यूब का होगा, तो एल क्यूब का डायमेंशन फार्मूला एल क्यूब ही होता है, तो a का डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा एल क्यूब। तो यहाँ से हम कभी भी कोई कांस्टेंट का ऐसे इक्वेशन दी होती है तो उससे कुछ निकालना होता है, तो ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड हुज डायमेंशंस आर सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो आपने लगाना है। ठीक है, जो ये लास्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, 5वीं एप्लीकेशन क्या है, वो बोलता है कि डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से वी कैन डिराइव न्यू रिलेशन। हम क्या कर सकते हैं, हम डिराइव कर सकते हैं नए रिलेशंस को, कोई नए नए फॉर्मूले हम बना सकते हैं, नए नए रिलेशन हम बना सकते हैं, ये किसकी हेल्प से, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम डिराइव कर सकते हैं न्यू रिलेशन। लेकिन जब हम न्यू रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से, तो उस दौरान मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, कि कोई फिजिकल क्वांटिटी मेरी किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है। तो वो पैरामीटर्स जिन पे वो डिपेंड कर रही हो मुझे वो पैरामीटर्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए पैरामीटर्स, जिन पैरामीटर्स में मेरा फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। इसको हम देखेंगे किसी क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, वो बोलता है कि इसको हमें डायमेंशन इसकी हेल्प से हम एक रिसर्च टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, न्यू न्यू रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी न्यू रिलेशन डेवलप करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि जो जिस कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ है, लेंथ का नया फार्मूला बनाना है मुझे, तो मुझे लेंथ किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, किन 4-5 पैरामीटर्स में या 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, उसकी डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए। सपोज मुझे पता है मुझे लेंथ का नया रिलेशन ड्राइव करना है, और मुझे पता है कि जो लेंथ है वो डिपेंड कर रही है 3 पैरामीटर में। ठीक है, एक वो डिपेंड कर रही है एक्सेलेरेशन पे, ठीक है, दूसरा डिपेंड कर रही है वो वेलोसिटी पे, तीसरा डिपेंड कर रही है डेंसिटी पे। तो जो उसकी डिपेंडेंसी है, जो कैसे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट टाइप होनी चाहिए। जब वो किसी पे डिपेंड कर रही है, जब हम उसे मैथमेटिकली लिखेंगे तो हमें उसको एज अ प्रोडक्ट लिखना है, जो जो पैरामीटर जिन पे डिपेंड कर रही है उनके प्रोडक्ट की तरह लिखना है, उनके सम की तरह नहीं। हमें ऐसे नहीं लिख सकते लेंथ डिपेंड अपॉन ए प्लस बी प्लस डेंसिटी, ऐसे लिख दो। जो डिपेंडेंसी है वो कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट टाइप होनी चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, बोलता है इफ वन नोज द डिपेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, अगर मुझे पता है कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड कर रही है, और अगर डिपेंडेंसी कैसी हो, प्रोडक्ट टाइप की हो, देन जो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम क्या करते हैं, नया रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। तो नया रिलेशन डिराइव करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मुझे पता होना चाहिए कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का नया रिलेशन मैं निकालने जा रहा हूँ वो फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड कर रही है, और जो उनकी डिपेंडेंसी है वो प्रोडक्ट टाइप होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, और ये ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, ना तो सम की तरह होनी चाहिए, ना तो डिफरेंस की तरह होनी चाहिए, और ना तो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट टाइप होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक, क्या हो गया।
फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन है, ठीक है। अब हमें चेक करना है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये पार्ट थोड़ा अलग आ गया। इफ अ रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट देन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं स्टोक्स लॉ की, ठीक है। स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है यहाँ पे, वो बोलता है कि व्हेन अ स्मॉल स्फीयर मूव्स एट अ लो स्पीड थ्रू अ फ्लूइड। मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई चीज़, ये एक फिक्स्ड प्लेट होती है, ठीक है, एक फिक्स प्लेट, यहाँ पे फ्लूइड की जगह हमारे पास एक स्फीयर आ गया, ठीक है, स्फीयर आ गया। अब ये स्फीयर को हम मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स। और वो स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है व्हेन अ स्मॉल स्फीयर मूव्स एट अ स्लो स्पीड थ्रू अ फ्लूइड द विस्कस फोर्स अपोजिंग द मोशन इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली डिपेंड ऑन। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स हो गया, फिजिकल क्वांटिटी आ गई हमारी, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे हो रही है, ये डिपेंड किस पे हो रही है, एक तो हो रही है रेडियस पे, दूसरा ये डिपेंड हो रही है वेलोसिटी पे, ठीक है, तीसरा ये डिपेंड हो रही है विस्कोसिटी पे, ठीक है। तो आपको याद रखना, जो डिपेंडेंसी है, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो जो डिपेंड करनी चाहिए वो कम से कम बेसिकली किसके बराबर होनी चाहिए, तीन क्वांटिटीज पे ही डिपेंड करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो विस्कस फोर्स है, जब ये फोर्स, ये जो फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो फोर्स है, ये फोर्स डिपेंड कर रही है किस पे, तीन पैरामीटर पे। एक तो कर रही है रेडियस पे, दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे, तीसरा ये डिपेंड कर रही है विस्कोसिटी पे, ठीक है। विस्कोसिटी मींस ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो मैंने बताया, उन तीनों पे डिपेंड कर रही है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने डिपेंडेंसी लिख लेनी है, और ये डिपेंडेंसी किसकी कैसी है, प्रोडक्ट टाइप है, कैसी है, प्रोडक्ट टाइप डिपेंडेंसी है, ठीक है, कर लिया। सेकंड स्टेप में ही स्टेप वन आ गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, अब ये यहाँ पर ये साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा के। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें इंपॉर्टेंट नहीं है क्या है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, आर वी ईटा। तो ये जब ये फोर्स डिपेंड कर रही है तीन चीज़ों के ऊपर, उन तीन चीज़ों के ऊपर की पावर लिख दो ए बी सी, यहाँ पर लिख दो ए बी सी, ठीक है, लिख दिया हमने, दिस लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमने थर्ड स्टेप में जो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ लिखी है उसके डायमेंशन लिख देने हैं। तो फोर्स के डायमेंशन क्या होंगे, एम एल टी माइनस टू, लिख दिया आपने। अब जो राइट के को छोड़ दो, जो राइट हैंड साइड में उनके डायमेंशन लिख देने हैं, ठीक है। जैसे हमारा डायमेंशन क्या है, आर, ठीक है, आर क्या था, आर यहाँ पे जो स्फीयर है उसका रेडियस है, रेडियस है तो मीन्स लेंथ है, तो यहाँ पे लेंथ लिख देना, उसकी पावर ए लिख देनी। बी क्या है, वेलोसिटी, एल टी माइनस वन, इसकी पावर बी लिख देनी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, डायरेक्ट बोला था याद करने के लिए, सी आपने लिख दिया, ठीक है। तो आपने दोनों तरफ, तीसरे स्टेप में दोनों तरफ के डायमेंशन लिख देना, ठीक है, लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ठीक है, लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने आ जाना यहाँ पे वापस, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स के लिख देने आपने, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, वन वन पावर, ठीक है, ये फोर्स क्या आ गए। यहाँ पे आपने एल का देखना है, यहाँ पे एल की पावर ए है, यहाँ पे एल की पावर क्या है, एल टी माइनस टू की पावर बी है, ये क्या है, बी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, थोड़ा लॉन्ग करके लिखेंगे इस बार, एल बी टी माइनस वन की जगह टी माइनस बी, ठीक है। आगे क्या है, एम की पावर सी, एल की पावर माइनस वन, सॉरी माइनस वन है तो माइनस सी, टी की पावर माइनस सी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो एल एल वाले हैं वो सारे एक तरफ ले जाओ, एल एल एल, ठीक है। तो एल क्या आएगा, एल की पावर ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ये एल आ गया। अब आएगा आगे हमारा एम, ठीक है, एम तो है नहीं है, एम की पावर सी ही है। फिर आएगा टी, तो टी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है माइनस बी, यहाँ पे माइनस सी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इस स्टेप में, ये स्टेप 4 है, इस स्टेप 4 में हम इन दोनों चीज़ों को इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे, जो m की पावर है, l की पावर है, t की पावर है, इन सबको आपस में इक्वेट कर देंगे। जब हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे
हम m की बात करते हैं, यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर यहाँ पे c है, यहाँ से c की पावर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब जब हम t की पावर देखते हैं -2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -b माइनस सी इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो c की पावर 1 है, इसका -b -1 इक्वल्स टू -2, -b इक्वल्स टू -1 इधर जाएगा, -2 + 1 क्या होगा -1, तो b -b कैंसिल, b की आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह जब हम l की बात करेंगे, l का आएगा a + b - c इक्वल्स टू, l का क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। c भी निकल गया, b भी निकल गया, तो यहाँ पे a क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 - b + c, ठीक है। 1 - b के 1 है, प्लस c कितना है 1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a की पावर आ जाएगी 1, a1 आया, b1 आया, c1 आया, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें a b c की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर दो आप। जब यहाँ पे पुट कर दोगे तो एक रिलेशन आ जाएगा f का, तो f क्या हो जाएगा, इस जगह k लिख देंगे, ये होता है k r की पावर r v रो, इनकी पावर 1 1 1। तो ये एक रिलेशन है, ये न्यू रिलेशन हमने डेवलप किया। कैसे डेवलप किया, तो हमें पता था कि जो फोर्स है वो 3 पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कैसा करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, लीनियरली डिपेंड करता है, तो ये फार्मूला हमने डिराइव कर दिया। तो ऐसे हमने फार्मूला डिराइव कर दिया, कल हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं डायमेंशन एनालिसिस की। फायदे तो हो गए कि हमने 5 चीज़ें की, इनकी हेल्प से हम यूनिट्स निकाल सकते हैं, हम डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, हम नया रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। हम ये बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। अब उसकी लिमिटेशंस क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। पहली लिमिटेशन है, बोलता है इफ द डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक। बोलता है अगर डायमेंशंस गिवन है, किसी के डायमेंशन हमला दे दें, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, वर्क और एनर्जी के सेम होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया वो क्या होते हैं। अगर आपको डायमेंशन फार्मूला दिए ml/2t-2, एक बंदा है वो बोलेगा ये जो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, एक बोलेगा ये वर्क के हैं, ठीक है। दूसरा बोलेगा ये एनर्जी के हैं, ठीक है। तीसरा बोलेगा ये टॉर्क के हैं, ठीक है। तो मीन्स अगर आप किसी डायमेंशन की लिमिटेशन क्या है, अगर हमें कभी डायमेंशन रख के दे दिया, हमारे सामने डायमेंशन रख दें और हमसे पूछें ये किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है, तो हम ये उस नहीं बता सकते किसका है। कोई बोलेगा वर्क का है, वो भी सही है, कोई बोलेगा एनर्जी है, वो भी सही है, टॉर्क का है। तो इट मीन्स कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन फार्मूला है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, वो यूनिक नहीं होता, ठीक है। ये नहीं है कि एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही उसका उस जैसा डायमेंशन फार्मूला किसी का नहीं होता। तो पहली कमी है, पहली कमी की है कि अगर मुझे डायमेंशंस दिए होंगे तो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो यूनिक नहीं होगी। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के सेम डायमेंशंस होते हैं, तो ये जो यूनिकनेस है फिजिकल क्वांटिटी की, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। दूसरा है जो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट क्या होगा, 1/2, 4π, 2π, 22, ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट होते हैं। तो इन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स का डायमेंशन फार्मूला को एक्सप्लेन नहीं कर पाया डायमेंशन एनालिसिस। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये जो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इनके डायमेंशंस क्या होंगे वो नहीं बता पाया। लेकिन फिजिकल कॉन्स्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स के उसने बताए हैं, मैंने बताया कैसे। थर्ड है कि जो डायमेंशंस हैं दे कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द रिलेशन अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ द पावर फंक्शन। जो होता है, जो हमारा डायमेंशन एनालिसिस की लास्ट एप्लीकेशन की जो नया रिलेशन हम डेवलप करते हैं, वो हमेशा किसका डेवलप करता है, उसकी जो डिपेंडेंसी है वो प्रोडक्ट टाइप होती है। मीन्स जो न्यू रिलेशन हम डिपेंड कर रहे थे, वो जैसे हम निकाला अभी हमने, वो जो न्यू रिलेशन था वो हमेशा जो जैसे हमने कहा आर वी ऐसे करके जो हम लिख रहे थे ईटा, तो ये जो न्यू रिलेशन है, ये डिपेंडेंसीज की कैसी है, प्रोडक्ट टाइप है। ये प्रोडक्ट किसकी, पावर फंक्शन का। ये फंक्शन के ऊपर ए बी सी, ये पावर फंक्शन हो गया। तो बोलते हैं जो डिपेंडेंसी है ये पावर फंक्शन की है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो मेथड है डायमेंशन एनालिसिस का, ये इट कैन नॉट बी यूज टू डिराइव द रिलेशन अदर देन दोज रिलेशंस which are dependent other than the relations which are dependent on or not on the प्रोडक्ट फंक्शन। तो ये डिपेंडेंसी क्या है, प्रोडक्ट टाइप ही है, ठीक है। बोलते हैं जैसे ये एक हमें ऐसे दे दिया हुआ है, ये रिलेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। या हमें एक साइनोसाइडल इक्वेशन दी हुई है y a इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, ठीक है। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, ये साइनोसाइडल फंक्शन है, साइन फंक्शन है, ठीक है। ये प्रोडक्ट टाइप नहीं है। और ये कैसा फंक्शन है, ये हमारा कैसा है, सम टाइप फंक्शन है। बोलता है अगर इस फंक्शन को अगर बोले डिराइव करके दो डिपेंडेंसी के फार्मूले से, तो वो डिराइव दोनों केसेस पे नहीं होंगे, ठीक है। चौथा और पांचवा इसका जो लास्ट हमारा डायमेंशन एनालिसिस का जो लास्ट है, वो क्या बोल रहा है, ठीक है।
चौथी लिमिटेशन है वो बोल रहा है कि जो मेथड ऑफ डायमेंशन है इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू डिराइव द फार्मूला इन मैकेनिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3। मतलब अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं फोर्स की, अगर वो फोर्स डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, ठीक है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, डेंसिटी पे और वेलोसिटी पे, तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो किस पे, जो फोर्स है कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, 4 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। तो बोलता है वो 4 क्वांटिटीज डिपेंड नहीं कर सकता एट मैक्स। अगर वो उसकी डिपेंडेंसी 3 फिजिकल क्वांटिटी पे हो तभी हमारा न्यू रिलेशन डेवलप हो सकता है, 4 वाला हमेशा नहीं हो सकता। तो याद रखना जो डायमेंशनलिसिस के हेल्प से जो भी हम नया रिलेशन डेवलप करते हैं मैकेनिक्स में, वो जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, सिर्फ 3 क्वांटिटी का। अगर मोर देन 3 क्वांटिटीज पे हो जाए, ठीक है, वो नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये मोर देन 4 क्वांटिटीज हो जाएंगी तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, इस फोर्स के तो ml t-2 फंडामेंटल क्वांटिटीज तो 3 ही बनेगी यहाँ पे, तो पावरें तो ए बी सी 3 ही पावरें होंगी, लेकिन जब ये 4 हो जाए यहाँ पे पावरें 4 हो जाएंगी, तो 3 पावरें तो निकल जाएंगी लेकिन चौथी पावर नहीं निकलेगी। मीन्स 3 इक्वेशंस तो निकल जाएंगी, 4th इक्वेशन मेरे लिए नहीं निकलेगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चल ठीक है। नेक्स्ट वो बोल रहा है, बोलता है इवन इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 3 क्वांटिटीज। बोलता है अगर क्या हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो 3 क्वांटिटी पे भी डिपेंड करती हो, लेकिन उन तीनों में से अगर 2 क्वांटिटी के डायमेंशन सेम हो तब भी ये फार्मूला फेल हो जाता है। अगर ये डिपेंड कर, जैसे ये डिपेंड कर रही है डायामीटर के ऊपर, ठीक है, ये डिपेंड कर रही है लेंथ के ऊपर और ये डिपेंड कर रही है वेलोसिटी के ऊपर, तो मुझे अगर फोर्स इन चीज़ों पे, 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, तो तब न्यू ड्राइव नहीं होगा, क्योंकि कर रही तो बेसिकली ये 3 पे ही है, अब हो तो जाना चाहिए, बट इन 3 में से ये जो 2 डायामीटर और लेंथ है, इसके जो यूनिट हैं, 2 के यूनिट हैं, वो क्या है, सेम है। अगर ऐसा भी हो तब भी हम नया रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते। इट मीन्स जो डायमेंशन एनालिसिस है वो हमारा फेल हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो किसके बराबर है, वो है डायामीटर। ठीक है, हम मान सकते हैं डायामीटर, ठीक है, तो ये नीचे हम मान सकते हैं लेंथ और यहाँ पे मान सकते हैं वेलोसिटी, उस पर डिपेंड कर रही है। ऐसे अगर मान के चले तो ये डायमीटर, ये दोनों सेम क्वांटिटी होगी, तो अब इसको ही मैं न्यू रिलेशन डेवलप नहीं कर सकता। ठीक है, ये था हमारा डायमेंशन एनालिसिस का चैप्टर। ठीक है, इस डायमेंशन एनालिसिस हमारा टॉपिक था यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और डायमेंशंस हमने कल कर लिए थे और डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन आज कर लिए। जो कल टॉपिक पढ़ा था और आज टॉपिक, इनमें से 90% चांस है एक क्वेश्चन फ्रेम हो